अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। अदर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरे यूट्यूब चैनल पर। अदर सदीक साहब, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सर, दो आज बड़े अहम इश्यूज हैं। एक तो जस्टिस काजी फैज ईसा का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो एक राय दी है ओपन बैलेट पेपर के हवाले से, जो सेनेट के इंतखाबात में, तो वो राय में कौन जीता है? क्योंकि दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि मिठाइयां कही जा रही हैं। जो रेफरेंस भेजा गया था, तो उसकी तरह आइन और कानून की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामा था उसकी तशरीह कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। देखिए, जहां तक वो तो अब बड़ी बुरी तरह से गिर गई, क्योंकि आपको याद है कि रजा रबानी साहब का, वहां पर फारूक नाइक साहब का, एडवोकेट जनरल सिंध का, और ख़ास तौर पर पीडीएम के नक्शे कदम पर हमारी चंद बार काउंसिलर बार एसोसिएशन जो चल रही थी, जो आला कार बनी हुई थी, वो धड़म से नीचे गिर गया। और हाँ, इनकी राय मानी गई है, वो अकलीती फैसले में मानी गई है, जो जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इस रेफरेंस को रिटर्न किया, जो फैसला दिया। तो इनकी राय मानी गई, अक्सरीती में नहीं अकलीती में मानी गई है। तो असूली तौर पर अगर मिठाइयाँ किसी को खाना बनती है या हालात और वाकयात बनती हैं, तो वो हुकूमत वक्त को बनता है और वो क्रेडिट जाता है हुकूमत वक्त को, कि उन्होंने एक तो ओपन बैलेट को बात की थी और दूसरा उन्होंने आइडेंटिफायर के हवाले से बात की थी, और वो चीज उनकी मानी गई है। ये नहीं मान, जो सवाल भेजा था कि सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत होते हैं या कानून के तहत होते हैं, तो आधी बात तो माने कि कानून के तहत भी होते हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान 1973 के तहत भी होते हैं। तो ये क्लैरिटी आ गई है। मुख्तसर अगर आप देखें तो 8 सफ़ों का ये फैसला है, और बेसिकली पहले 5 सफ़ों के ऊपर तफसीली फैसला है। जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसके 6 नुकात हैं। पहले नुक्ते के अंदर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया उन्होंने कि इलेक्शन टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया और लॉ भी कह दिया। दूसरा, जो मेरे कल मुख्तलिफ वीलॉग थे, 3-4 मेरे वीलॉग तारिक मतीन के साथ, इरफान हाशमी के साथ, जमशेद अंसारी के साथ, उसमें मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन होते हैं, और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट, फेयर और करप्ट प्रैक्टिस शुड बी गार्डेड अगेंस्ट। ये इस बार वतन पार्टी का पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 681 को सामने रखते हुए फैसला दे दिया। तीसरे पैरे में बड़ी वाज़ेह तौर पर इंटरप्रिटेशन ली जाती है। एक तो ये है कि ओपन एंड आइडेंटिफाइबल, ओपन को रहने दिया, आइडेंटिफाइबल वोट को, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने को और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए कानून साजी का रास्ता आज भी दिया है 222 के तहत। अब चूंकि पार्लियामेंट इस वक्त सेशन में नहीं है, तो आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस हुकूमत वक्त जारी कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से, काउंटर फाइल के हवाले से, बैलेट पेपर को आइडेंटिफाइबल बनाने से, बैलेट पेपर को देखने के कॉन्टेक्स्ट में। और ये दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी डाली है, पार्ट 8 चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है वो ऐड ऑन तो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक तो अपने तय रूल्स भी बना सकती है, रेगुलेशन भी बना सकती है, या सदर को तजवीज़ कर सकती है कि इस पे फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं कि हुकूमत वक्त अपने तय ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है इसको सामने रखते हुए, या इलेक्शन कमीशन कहता है। चौथे में आर्टिकल 220 के इस्तेमाल का बार-बार कहता हूँ, तो एग्जीक्यूटिव सारों ने इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है, और उसके हवाले से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ सारी क्लियर हो गई है। तो चौथा जो सीक्रेसी के हवाले से है ना, वो पीएलडी 1967 सुप्रीम कोर्ट 466 नियाज अहमद वर्सेस अजीजुद्दीन वाले केस का जिक्र किया है, और वो सीक्रेसी एब्सोल्यूट है। सीक्रेसी किसी को सकती है, और वो मामला आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, और ये लफ्ज पर आगे एक्सपायर करने का हो सकती है टेक्नोलॉजी सामने इस्तेमाल करते इलेक्शन कमीशन अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करे। अब उनकी सामने रखकर देखें तो यहाँ मैं एक बात, ये मैं बात कहता, आईने पाकिस्तान कभी भी बात नहीं करता, इजाजत नहीं देता। वो इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, बात और मुताबिक वो अपनी शक्ल ढालनी है, और आईने जो है वो करप्शन करने की इजाजत देता है, बिल्कुल इजाजत नहीं देता। इसको रोकने की बात करता है,
तो यही मुख्तसरन बात ये है कि ये हुकूमत वक्त की, मैं समझता हूँ, बार मैं हार या जीत में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये जीत है उनकी। जिस तरह वो चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी, और ये आज तक तकनीक में ऐसा किसी ने नहीं चाहा था। बातें तो बड़ी करती हैं। आपके सामने आपके सामने है, खून खां में मुझे शायद सब कि 2 सीटें पाकिस्तान पार्टी दे गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 सीटें कैसे है? फिर आपने फैसले रुपए की बातें होती रही। अब भी अरबों रुपए के बैग लिए लोग बैठे हुए हैं, और इसके लिए आसिफ ज़रदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और मेरा ख्याल है 300-400 तक बात चली जाएगी, 4-5 यही कौम को वैसे बजाय उम्मीदवार ने। सर ये फैसले की जो जो राय है तशरीह अपने अपने तरीके से की जा रही है। तकरीबन ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, खबरों में भी देख रहा हूँ, जो तजिए तबसर हो रहे हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज से उसकी तशरीह कर रहा है, अपने हक में ले रहा है। तो बुनियादी तौर पर आप यही कह रहे हैं कि हुकूमत की जो रेफरेंस था या जो राय थी उसमें हुकूमत जीत चुकी है और अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है वहां पर भी जाके। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है ना, अपोजिशन तो कह रही थी कि ये रेफरेंस वापस करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया ना कि आइन के तहत इलेक्शन होने हैं, लेकिन साथ कानून के तहत भी कह दिया, लेकिन साथ ट्रांसपेरेंसी को, साफ शफाफ इलेक्शन को, और जदीद टेक्नोलॉजी को, ताकि जो बैलेट बॉक्स है वो आइडेंटिफाइबल हो सके, वो सामने आ सके, वो तो क्लैरिटी दे दी है ना। तो वो तो अगर उनका केस ही ये था कि आप रजा रबानी साहब के आर्गूमेंट देख लें, फारूक नाइक साहब के आर्गूमेंट देख लें, एडवोकेट जनरल सिंध के आर्गूमेंट देख लें, सलाउद्दीन साहब से हाईकोर्ट बार से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से मंजूर उस्मान अवान पेश हुए। अगर इन सब कुछ चीजों को देख लें तो एजेंडा तो यही था ना कि ये रेफरेंस वापस दे दें, फैसला ही कोई ना है। वो ने डर और खौफ इस बात का था कि अगर चले और अगर सीक्रेट बैलेट से अगर ओपन बैलेट से कह रहे थे तो फिर मसाइल ज्यादा बनने थे। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आईने पाकिस्तान की तशरीह करनी है, और ये भी एक बड़ी इख्तरा कही जा रही है कि ये जजमेंट बाइंडिंग नहीं है, ये जजमेंट बाइंडिंग है। आर्टिकल 186 ले लें, आर्टिकल 184 ले लें, आर्टिकल 185 ले लें, आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला या ओपिनियन जो दिया जाता है वो बाइंडिंग है, और इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन चीजों को सामने रखते अगर कोई नहीं माना जाएगा तो उसके खिलाफ आइन की आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सर अगर कोई भी मेंबर वो अपनी पार्टी की जाके खिलाफ कोई वोट कास्ट करता है तो अब वो इस फैसले के बाद पकड़ में आ सकता है, उसके खिलाफ गिरफ्त मजबूत की जा सकती है। देखें वजह ये है कि सेनेट का वोट डालने के हवाले से जो ना आर्टिकल 63 का इतलाक नहीं होता, डिफेक्शन क्लॉज का। तो जो भगोड़े हैं ना उनके खिलाफ, वो पार्टी लीडर इस कॉन्टेक्स्ट में, तो पार्टी फैसलों की खिलाफवर्जी के खिलाफ उनको पार्टी से निकाला जा सकता है। अगर वो पार्टी से निकाल देते हैं तो वो अपनी सीट से महरूम हो जाएंगे। तो ये पकड़ इस हवाले से है कि सेनेट इलेक्शन कमीशन की आप समझ लीजिएगा कि नाअहली कह दें, कमजोरियां कह दें, कि वो नालायकियां कह दें, कि वो अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम हुआ है। और आपके सामने है डस्का के इलेक्शन में भी उन्होंने ज्यादा कोशिश दिखाने की कोशिश की, वो फैसला भी आईन और कानून के खिलाफ है कि वो बहुत जिस तेजी से किया था। तो यहाँ जो बॉल है ना, वो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में अंदर है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात क्या इस्तेमाल करता है और किस तरह इस करप्शन को, और खासतौर पर पहली करप्शन को भी रोक सकता है। सर अक्सर आप भी जैसे अदालतों में सारे मामलात को देखते हैं, जिस तरह अगर किसी भी शख्स की अहलियत को चैलेंज किया जाता है या धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन आती है या उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें जाती हैं, तो इतने तवील अरसे तक केसेस चलते हैं कि अगला अपनी मुद्दत पूरी कर जाता है, उसके बावजूद भी केसेस के फैसले नहीं होते। तो फिर अगर अब भी ये हुआ, फिर वो अदालतों के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब फिर ये तो ना हुआ ना जो जिस तरह चाह रहे थे इमरान खान। देखिए, ये जहां तक तो अभी पहला फेज तो है ना कि आइडेंटिफाइबल वोट हुआ तो कामयाबी हो। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर जैसे 2 मेंबरान आपके सामने हैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, अभी तक क्या कर लिया उनका? उनकी नाअहली अगर देखा जाए 62(1)(f) के तहत सकेशियस, राइटस और अमीन तो नहीं है ना, तो वो मामला अदालतों में आना चाहिए था। वो कोई भी मामला अदालतों में नहीं लेके आया। इमरान खान साहब को भी अब चाहिए अब, लेकिन अब ये मौका ये इतना बन गया है कि इसको अगर अदालत में लाना चाहें तो अदालत में मामला ये आ सकता है। वो डिपेंड करता है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तरीका कार यही है, वो लंबा काम है, शहादतें होनी है, तो वो एक अलहदा इशू है।
कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में, वो मामला अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पहले रास्ता नहीं था, अब रास्ता मिल गया। सर बड़ा जबरदस्त है। शाजिया मरी जो कि एमएन है पीपल्स पार्टी की, जब ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई थी तो उन्होंने जाली डिग्री के ऊपर, यानी कि शाजिया एक और नामी खातून की कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री चुराई और उसके बाद वो अपने नाम से जमा करा दी और उसके बाद अब दूसरी मुद्दत पूरी करने वाली है। अब तक सिंध हाई कोर्ट से उस केस का फैसला नहीं हुआ। असल शाजिया ने शाजिया मरी के कागजात को और डिग्री को चैलेंज कर रखा है। तो ये बड़ा एक अहम मसला है जो शायद ही जल्दी हल हो पाए। सर एक दूसरा बड़ा एक अहम पॉइंट था जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से। एक तो ये है कि उनके वकील मुसलसल केस की पैरवी करते हैं और उसके बाद आज वो खुद पेश हुए और उन्होंने कहा वो अपने केस की खुद जो है वो दलाइल देना चाहते हैं, जो नजरसानी की दरखास्त है उस पर पेश होकर। लेकिन एक और जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये चीज उन्होंने की है कि वो कहते हैं कि कौमी मीडिया पर ये चीज दिखाई जाए, बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविजन को हुक्मनामा दिया जाए और उसके बाद प्राइवेट मीडिया को भी वो चीजें भी दिखाने का हुक्म दिया जाए जो आमतौर पर सेंसर हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी दरखास्त ठीक है? हालांकि यही जज थे जब हुदैबिया पेपर केस का जो फैसला टीवी पर नशर होता था तो वो रोकते थे कि वो पाबंदी लगा दी थी बल्कि। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं आइन और कानून की रोशनी में? देखिए, जहां तक तो फैसला है ना जस्टिस काजी फायज, मैं समझता हूँ आज भी वो ज़ाती तौर पर खुद पेश हुए हैं। मैं ये मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जब रिटायर होता है, हाजिर सर्विस तो पेश ही नहीं हो सकता अदालतों के अंदर। वो बहरहाल पेश हो रहे हैं। ना यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो तो आप ना सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ना आप हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड हो तो हाई कोर्ट में तो पेश नहीं हो सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। ये डिकोरम रखा है, ये कस्टम चली आ रही है, ये रवायात चली आ रही हैं। वकला की कमी हो या तो इस मुल्क के अंदर। मुनीरा मलिक साहब आज को अदालत में गालिबन नहीं आ सके, उनका कहना तबीयत नासाज है, इसके लिए मामला कल गया और खुशआइंद बात इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि जल्दी निपटा दिया जाए। मेरा इस पे सवाल बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि वो जो चाहते हैं ना कि लाइव कवरेज दिखाई जाए, किस बात की लाइव कवरेज दिखाए? लोग तो सवाल उठाते हैं ना। एक ये हुदैबिया पेपर के केस में नायब वाला केस था, उसमें बेंच का हिस्सा थे, जब बाकायदा टीवी कवरेज पे पाबंदी लगा दी। लाइव तो बाद की बातें हैं ना। और हम सब ने देखा वो बाकायदा उस पर पाबंदी लग चुकी थी। अब यहाँ तक जहां तक बात है आर्टिकल 19 या 19A की एनफोर्समेंट के हवाले से, तो आपको पता है मीडिया की अपना रोजाना अदालती खबरें आप लोग सारी कवर करते हैं और कोई पाबंदी नहीं है आप लोगों के ऊपर, जो दिखाना चाहें, जो बात हो रही है। जैसे काजी फायद ईसा और सरीना ईसा के हवाले से देखे ना, कई ऐसी जिनके अपने कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, ये लीक कैसे हुए? वो सवाल तो बहुत से बनते हैं ना। कैसे हुए? जो खत लिखे थे काजी फायद साहब ने सदर पाकिस्तान को, वो किसने लीक किए थे? अब कई ऐसे सवाल हैं जो मैं नहीं समझता है और कि वो होने चाहिए थे सवाल। और एक और बड़ी जबरदस्त बात की, जो दरखास्त उन्होंने फाइल की ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये लाइव कवरेज दिखाई जाए, तो उसमें जिक्र करते हैं 427 रेफरेंस का, जो अब वही शहजाद भट्ट ने किया कि वो बाकायदा मुझे कॉपी नहीं दी गई। अब वो कॉपी को लेने जाए तो कॉपी मिले ना, लेकिन उसके अलावा वो पीएलडी में छप चुका है। बड़ी कमाल की बात है, पीएलडी में वो बाकायदा छप चुका है। आज बहरहाल कोशिश उनकी थी कि वो दलाइल अपने दे। उनकी बेगम सरीना ईसा साहिबा और गालबन साहबजादी साहिबा भी अदालत के अंदर मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस उमर साहब ने कह दिया गया कि आप अपने पहले वकील से इजाजतनामा लिखवा के आए कि वो पेश नहीं होंगे। जब वो वकील पेश नहीं होगा तो फिर आप मुद्दई के तौर पर आप पेश हो सकते हैं। और नजरसानी की दरखास्त है, बड़ी मजेदार बात है। यहाँ यहाँ सिंपल सी बात है, नजरसानी की दरखास्त भी आर्गू उसने करनी होती है जो कोर्ट के सामने पेश हुआ हो। एक बंदा जो बजाती हैसियत में पेश ना हुआ हो और वो किस किस कैपेसिटी में नजरसानी की दरखास्त आर्गू कर सकता है। और एक और बात बता दूं आपको, स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम देखते हैं नजरसानी किस चीज की करनी है, उस जजमेंट पे तो अमल दरामद हो चुका। एफबीआर ने बकायदा रिपोर्ट सारी बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब हेयरिंग कर रही है। अब ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल के सामने मामला खत्म हो जाए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आंखें नहीं बंद कर सकती है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए के एसेट की तफसीलात गालबन इनकी मिसेस साहिबा बता नहीं सकी हैं। रिटर्न ने भी गालबन लेट फाइल की थे, रिटर्न ने टाइम पे नहीं फाइल की, तो ये कई सवालिया निशान है। एक आदमी सच्चा है तो उसे फेस करना चाहिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाके अपना केस पेश करें, आप बताएं कि मैं वाकई ये सारे ट्रेस मौजूद हैं, ये रिकॉर्ड मौजूद है। उसकी बजाय कंट्रोवर्सीज ऐसी जनरेट करें कि जो ब्रदर जजेस के दरमियान उन्होंने जो पीछे डिसेंटिंग नोट लिखा, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर वाले केस के अंदर आपने भी देखा वहां पर। सर एक और चीज आखिरी जाते जाते कि वो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो काम था, जो कारकर्दगी थी, उस पर भी आज भी उन्होंने अपने दलाल में सवाल उठाया।
तो फिर वो किससे इंसाफ मांग रहे हैं? यहाँ तो उनकी पहले जिस तरह दरखास्त मुस्तरद हुई, ज़ाहिर है वहाँ जब एफबीआर को मामला गया, तो अब जब ये नज़रसानी की दरखास्त भी अगर मुस्तरद हो जाती है, तो फिर उनके पास क्या फोरम होगा? फिर क्या वो इस तरह एक जज की हैसियत से बैठ के किसी के लिए फैसले कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए जज की हैसियत से तो तभी तक है जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला नहीं दे देती। तब तक तो वो जज हैं। आर्टिकल 209 के तहत उन्हें रिकमेंडेशन ही हो जाती है, उन्हें हटाने के हवाले से कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, तो उसके बाद फिर उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। बस ये जज तो अभी तक बैठ सकते हैं, वो जज मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला। उन्होंने कंट्रोवर्सीज़ बड़ी क्रिएट कर दी हैं और जिस तरह की बातें वो अब बज़ाहिर लोग कहते हैं कि अदलिया में तक़सीम की बातें, मैं नहीं समझता कि अदलिया में कोई तक़सीम है या ऐसी बात है। लेकिन कंट्रोवर्सीज़ ऐसी जनरेट कर दी हैं और आपको पता है उनका गालबन किसी भी चीफ जस्टिस के साथ अच्छा वक़्त नहीं गुज़रा, वो चाहे अनवर ज़हीर जमाली ले लें, जस्टिस आसिफ सईद को जस्टिस साकिब निसार ले लें, जस्टिस आसिफ सईद कोसा देख लें और चीफ जस्टिस अभी गुलज़ार अहमद साहब देख लें, सभी के साथ उनके मसाइल रहे हैं। अब वो कमाल है, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट। वो कहते थे कि जब फैसलों से बोलते हैं, लेकिन हम सब ने देखा ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा जन्म ले चुकी हैं। सीधा-सा सवाल है, आएँ जाकर बताएँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने बताएँ कि ये वो ज़राए हैं जिनसे जायदादें खरीदी हैं, इस तरह पैसा ट्रांसफ़र हुआ, ये डिक्लेयर हुआ। अब ये बड़ा सिंपल सा इश्यू है, बिल्कुल पनामा की तर्ज पे इसको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छी रवायत कायम नहीं हो रही। सर आखिरी सवाल, ये जो आज जो लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, ये वो वाली मिठाइयाँ तो नहीं जो नवाज़ शरीफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का पनामा केस में फैसला आया था? इनके लिए वो चीज़ें तो साबित नहीं होंगी आगे चल के? देखिए, बेसिकली मिठाइयाँ तो इसीलिए खा रहे हैं ना कि वो ये समझें, लेकिन ये उनके आप अपना न ताबूत में कील है, याद रखिएगा। अब जो ज़रदारी साहब भी जाके इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो उन्होंने ढूँढे हुए हैं, जो पैसा खर्च करके वोट खरीदते हैं ना, तो वो हज़ार दफ़ा सोच के इन्वेस्टमेंट अब करेंगे कि मामला खुल सकता है, उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। तो ये मिठाइयों की जगह ये मिठाइयाँ की जगह ये फूलों की सेज की बजाय ये काँटों का सेज होगा, जो आने वाले वक़्त में उन सब लोगों के लिए है, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो। ये उनके मुँह पे चपेट भी है और उनके लिए बहुत बड़ा आप समझ लें एक फैसला है और आने वाले दिनों में इसके बहुत दूरअस नताइज बरामद होंगे। सर आपसे जब बात होती है तो बहुत ज़्यादा सवालात ज़हन में आते हैं, लेकिन टाइम चूँकि कम होता है, आप भी मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए फिर कभी ज़हमत दूँगा आपको। आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।